तो दायित्वों पर राजनीति आज का मुद्दा है और तमाम मेहमान इस चर्चा का हिस्सा बन चुके हैं। उनका इंट्रोडक्शन आपसे करा देते हैं। हमारे साथ नवीन पिरसाली जी भाजपा प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, शीशपाल सिंह बिष्ट जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, शांति प्रसाद भट्ट जी ओकेडी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए, डीके पाल जी आप प्रवक्ता हैं और जय सिंह रावत जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में स्वागत है। मैं पहले शॉर्ट में सबसे कमेंट लूंगी ओपनिंग। नवीन पिरसाली जी, यहाँ पर आप लोगों पर आरोप लग रहे हैं दायित्वधारी आपने बना दिए, लेकिन क्या जरूरत आन पड़ी कि उनके मानदेय में बढ़ोतरी करनी पड़ी? देखिए, आरोप अगर हमने दायित्वधारी बनाने का आरोप हम पर है तो ये आरोप तो शुरू से ही है। मैं कांग्रेस पर भी आरोप कर सकता हूँ, सैकड़ों उनके समय पर बने हैं। लेकिन हमारे सरकार में आपने देखा कि हमारी सरकार की पॉलिसी है मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम परफॉर्मेंस। हमने अब तक 2 साल में केवल और अभी ज़रूरत पड़ने पर 21 दायित्वधारी बनाए हैं और आप देख सकते हैं कि समय के अनुसार उनके मानदेय में और टैक्सी जो सर्विसेज है उसके लिए थोड़ा सा उसको बढ़ाया गया है। अभी मैं कांग्रेस के प्रवक्ता उनके बयान सुन रहा था, वो कह रहे थे कि एनडी तिवारी जी की गवर्नमेंट में इतना मिलता था और उसके अनुसार अगर मैं कैलकुलेट करूं कि आप 8% 10% की जो बढ़ोतरी मिनिमम सैलरी में होती है तब भी 22 साल पहले का 220% होता है और अगर आपकी उस तत्कालीन सरकार के हिसाब से मैं गणित लगाऊं तो 66,000 रुपये होनी चाहिए थे। हमारी सरकार ने केवल 45,000 रुपये किया। दूसरी बात टैक्सी सर्विसेज की जहां पर बात है कि अगर टैक्सी आप हायर करते हैं तो उसको 60,000 रुपये मिलता था, उसको 20,000 रुपये किया गया है और वो टैक्सी किसकी होगी? उत्तराखंड के किसी भाई की होगी। उत्तराखंड का भाई चला रहा होगा और ड्राइवर भी वही होगा, वही मेंटेनेंस करेगा। एक गाड़ी वाला आज की डेट में जब 24 घंटे चलता है 2 ड्राइवर के साथ चलेगा और उसकी मेंटेनेंस होगी तो उसकी गाड़ी का जो इंस्टॉलमेंट जाएगा उसको आप मिलाएंगे तो 1 लाख रुपए भी कम है। देखिए, हमारी सरकार ने उसको 80 किया उनके हितों में, तो 20-22 टैक्सियां अगर हायर की जाती हैं तो कहीं ना कहीं उसका भला होगा। कल ही आपके डिबेट में ये चर्चा भी हो रही थी कि यहाँ के लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। सवाल ये है कि जब हमने बहुत कम सीमित मात्रा में दायित्वधारी बनाए हैं और समय के अनुसार उनका थोड़ा सा मानदेय बढ़ाया है और उनको सुविधा पहले से मिल रही थी, वो हमारी सरकार ने नहीं कोई नई सुविधा नहीं बनाई, ये सुविधाएं पहले से मिल रही थी तो उसको थोड़ा सा बढ़ाया गया है जो व्यवहारिक रूप में होना भी चाहिए। उसमें राजनीति अगर हो रही है तो मैं समझता हूं कि बहुत निम्न स्तर की राजनीति है। शीशपाल बिष्ट जी, पहले ये था कि दायित्वधारी नहीं बनाए गए, फिर ये था क्यों बनाए गए, अब है कि उनका मानदेय क्यों बढ़ा दिया गया, लगातार इस तरीके से क्रिटिसिज्म क्यों? देखिए दिव्य दर्शनी जी, अगर आपने मेरी पिछली डिबेटें भी देखी, क्योंकि आप ही ने जो है इस प्रकार की डिबेटें पहले भी आयोजित की थी, मैंने तब भी कहा था कि दायित्वधारियों पर जो बेतहाशा जो है प्यार लुटाया जा रहा है, जो सरकारी खजाना लुटाया जा रहा है, ये बिल्कुल जो है हमारे राज्य के लिए ठीक नहीं है। और अभी मैं भाजपा के प्रवक्ता को सुन रहा था, वो कह रहे थे तिवारी जी के दौर में 3,000 रुपए मिलता था तो आज जो है 22 साल में जो है इसमें इतनी बढ़ोतरी होनी चाहिए थी, ये है। अरे भाई, तो एनडी तिवारी जी ने तो देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर में शेड्यूल की श्रृंखला भी बनाई, हजारों उद्योगों को भी लाए, प्रदेश के लाखों बेरोजगारों को रोजगार भी दिया। तो उस गति से तो आपको आज कितना गुना काम करने की आवश्यकता थी। उन्होंने तो आप दून यूनिवर्सिटी से आप शुरू हो जाइए, घोड़दौड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज तक ना जाने कितने जो है कॉलेज बनाए, कितने आईटीआई खोले, पॉलिटेक्निक खोले। तो आप तो उस मामले में बिल्कुल भी फिसड्डी है, ये तुलना बिल्कुल कहीं से भी सही नहीं है। और आप जो दायित्वधारियों को लग्जरी सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं, जो वेतन भत्ते उन पे लुटा रहे हैं, जो हवाई सेवाएं और अन्य सुविधाओं नहीं दे रहे, ये आप बताइए इनकी क्या आवश्यकता है? अरे भाई, आप राजनीति में सेवा के लिए आए हैं, आप जो है, मैं ये मानता हूं कि दायित्व दिए जाने चाहिए विभागों का कामकाज सुचारू रूप से चलाने के लिए, जनता की सुविधा के लिए। इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि आप अपने कार्यकर्ताओं पर जो है इतना सरकारी धन खर्च करें, जब आप यहाँ वेतन भत्तों के लिए, राज्य के विकास के लिए कर्ज के पे कर्ज ले रहे हो और राज्य पहले कर्ज के बोझ से दबा हुआ है। और भाजपा देखिए ना, अपनी जो है गलतियों को भी किस तरीके से जस्टिफाई करती है, वो जो है अपने इस प्रकार के गलत निर्णयों के पक्ष में खड़ी हो रही है। अरे भाई, ये इस उत्तराखंड राज्य में कोई भी इसको जो है सही नहीं ठहरा सकता। अगर दायित्वधारियों को समाज सेवा का इतना ही शौक है तो वो बिल्कुल बिना वेतन भत्तों के भी समाज सेवा कर सकते हैं, बिना लग्जरी गाड़ी के भी कर सकते हैं। इसकी आवश्यकता क्या है? एक मामूली सा अनुमन्य मानदेय भी ले सकते हैं। तो ये वास्तविक भाजपा का जो कथनी करने का अलग अलग चेहरा है। आप समझते हैं ना, ये जो बोलते हैं वो कभी करते नहीं है और मनमानी करके, तानाशाही करके, जिस तरीके से ये प्रदेश में जो है अपनी मनमानी कर रही है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। दिव्य दर्शनी जी, जी शांति प्रसाद भट्ट जी, आपको क्या लगता है, दोनों के ही कार्यकालों में राज्य मंत्री बनाए गए हैं, फर्क क्या लगता है? क्या जो कांग्रेस कह रही है उससे इत्तेफाक आप रखते हैं?
देखिए, राष्ट्रीय पार्टियां जो दिल्ली से चलने वाली हैं, दोनों के शासनकाल में पदों का जो है दुरुपयोग हुआ है। भारतीय जनता पार्टी जो बार बार ये कहती है कि राज्य आर्थिक रूप से कमज़ोर है, हम नौजवान बच्चों को रोज़गार नहीं दे सकते, पूरा राज्य ठेका प्रथा पे चला गया। इस राज्य का दुर्भाग्य है कि नवोदित राज्य के अंदर बेरोजगार संघ बनकर अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ा जा रहा है, सरकार उनकी सुन नहीं रही है। ऐसे में आर्थिक रोना रोने वाली ये सरकार जो नौकरियां नहीं दे रही है और ठीक लोकसभा चुनाव से पहले 21 दायित्वधारी राज्य के लिए बोझ बना दिए और उनके मार्फत सरकारी पैसे से लोकसभा चुनाव की तैयारी पे लग गए। ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। और जब भारतीय जनता पार्टी तर्क देती है कि हमने राज्य में टैक्सी चालकों को हायर करेंगे तो उनको फायदा होगा, हम ये भी तो पूछ रहे हैं कि जब सरकार से डीए मांगा जा रहा है कि कर्मचारियों का डीए दीजिए, केंद्र सरकार ने दे दिया, आप डीए देने में आनाकानी कर रहे हैं। उत्तराखंड का नौजवान ये कह रहा है कि भाई पढ़े लिखे हैं, सरकार कर्मचारियों का ढांचा पूरा करे और हमें नौकरी दे ताकि व्यवस्थाएं सुचारू हो सके। राज्य के अंदर डकैती पड़ जा रही है, पुलिस जो है वीआईपी ड्यूटी के कारण जो है चौक चौराहे ढंग से संभाल नहीं पा रही है। राज्य की छवि खराब हो रही है, पुलिस की छवि खराब हो रही है, पर आप पुलिस की भर्ती नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अंधा बांटे रेवड़ी अपने अपने को दे के नीति में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ये दायित्व देकर उनके भत्ते बढ़ाकर क्या संदेश देना चाह रहे हैं कि सरकारी पैसे से लोकसभा के चुनाव की तैयारी। अगर वाकई भारतीय जनता पार्टी को इस राज्य की इतनी चिंता है तो मैं पूछना चाहता हूं, आप प्रचंड बहुमत की सरकार है, डबल इंजन ट्रिपल इंजन कुछ भी कह लो, मगर आप अपना कैबिनेट का कोर पूरा नहीं कर पा रहे हो। 4 कैबिनेट मंत्री आपने अभी तक नहीं बनाए। कारण क्यों? क्योंकि अगर 4 कैबिनेट मंत्री अगर आपने बना दिए तो आपकी कहीं सरकार ना गिरा दे कांग्रेस। इस डर के कारण आप हर जगह अंधेरा, झूठ, फरेब, इससे लंबे समय तक आप राजनीति में अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। हमारा ये कहना है कि जब भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि हम गांव में 5 किलो राशन देकर उत्तराखंड की आर्थिकी को सुधार रहे हैं, तब भारतीय जनता पार्टी के मुंह से ये शोभा नहीं देता कि प्रति व्यक्ति आय 2 से 2.5 लाख हो गई। जब भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि हर घर के अंदर हम जो है रोजगार देने की नीति लेकर आएंगे, मगर इन्वेस्टर समिट करने के बाद अभी 1 महीना हो गया, कुछ सुगबुगाहट तक नहीं हुई और अब आचार संहिता लग रही है, तो आम जनमानस के मन मस्तिष्क में ये बात आ रही है कि ये जुमलेबाज केवल जुमले छोड़ते हैं। जमीन में इनकी हकीकत ये है कि राज्य से ना तो पलायन रुका, ना परिसंपत्तियां छूटी। हाँ, इतना जरूर है कि विधायकों की तनख्वाह और भत्ते बढ़ा दिए, कर्मचारियों की तनख्वाहें जो है नहीं बढ़ पा रही है, भत्ते नहीं मिल पा रहे हैं। ये भाजपा का असली चेहरा है और जनता समझ रही है कि लोकसभा जीतने के लिए ये किसी हद पे चले जाए, इन्हें राज्य की चिंता नहीं है, केवल चुनाव की चिंता। ठीक है, डीके पाल जी, आपको क्या लगता है? या विपक्ष में तो आप भी हैं यहाँ पर। बिल्कुल, देखिए, मैं ये तो भारतीय संविधान की एक प्रक्रिया का हिस्सा है जो विधायिका के साथ साथ राज्य मंत्रियों को के रूप में स्थापित है। और वो जो राज्य मंत्री के विभाग हैं वो भी जनता के हित के कार्यों में कहीं ना कहीं मशगूल रहते हैं, उनका भी दखल है। जो सरकार की योजनाएं हैं, चाहे भारत सरकार की हो, केंद्र की, चाहे प्रदेश की सरकारें हो, निश्चित रूप से आंशिक रूप से ही सही उन विभागों का भी कार्यकाल राज्य मंत्री दर्जाधारियों के माध्यम से होता है। कहीं ना कहीं गरीबों को, जरूरतमंदों को या जो असहाय लोग हैं उनकी कुछ योजनाओं का के साथ में वो जुड़ी हुई व्यवस्था है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, इसमें तो कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, राज्य के अंदर तो डाल में पात, ठीक है, आप बढ़ाइए। विपक्ष होने के नाते हम आपको 1-2 चीजों पर भी ध्यान दिलाना चाहते हैं आपका। हम ये समझना चाहते हैं कि आपको राज्य मंत्री का मानदेय बढ़ाने का अधिकार है, आप बढ़ाइए, विधानसभा में सब बढ़ाते हैं। आप ये भी समझ लीजिए कि जो राज्य के अंदर राज्य आंदोलनकारी जिन्होंने राज्य बनाया, उनके कई मानदेय को आप घटा देते हैं। आपने उनको बसों में एक समय पर फ्री यातायात हुआ करती थी, वो आपने खत्म कर दी। वो आपने तमाम, यानी राज्य बनाने वाले लोगों के लिए तो आपके पास में शून्य, और जो आपकी पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, दोनों
डाल डाल टू पात पात वो वाली कहानी इन पे लागू होती है। अरे भाई अगर कुछ करना है तो कुछ राज्यों से सीखो, पंजाब से सीखो, दिल्ली से सीखो। मैं समझाना चाहता हूँ और बताना भी चाहता हूँ कि अगर हम ये समझें कि भाई हम राज्य मंत्रियों का दर्जाधारियों की मानदेय बढ़ाएं, कुछ चीजें बढ़ाएं, तो पंजाब के अंदर एक बार से ज्यादा विधायक बनने वाले जो विधायक है जिनको पेंशन 1, 2, 3 पर बढ़ जाती थी, वो पंजाब में खत्म की है भारतीय आम आदमी पार्टी ने, वो दिल्ली में खत्म की है। और ऐसे तमाम में बहुत लंबी बात हो जाएगी। बहुत सारी व्यवस्थाओं पर हमने इसके साथ साथ पंजाब के अंदर क्या किया है, जो ठेकेदारी प्रथा के तहत शांति प्रताप मर्जी उस बात को बड़ी गंभीरता से रख रहे थे। पंजाब सरकार ने उन नौजवानों को जो ठेकेदारी प्रथा के तहत, यानी ठेकेदारी प्रथा को समाप्त कर दिया। हमने नौजवानों को रोजगार दिया। हम तमाम ऐसी शिक्षा की, स्वास्थ्य की बातों पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। लेकिन आप बढ़ाइए राज्य मंत्रियों का जो भी मानदेय बढ़ा रहे हैं, पर यह भी समझ लीजिए कि आप अपने विधायकों को जो खुली छूट दे रखी है आपने, जो विधायिका जनमानस के लिए आती है, भाई उसको भी आप नहीं पूरी तरह से लगा रहे हैं। आप उस तरफ भी तो ध्यान दीजिए ना। तो विपक्ष आपको जगाने का काम करेगा, आम आदमी पार्टी जगाना काम करेगी। जागना आपकी मर्जी में, आप राज्य मंत्रियों के लिए जागे उनकी मानदेय बढ़ाने के लिए, या आप नौजवानों को रोजगार देने के लिए जागे। ठीक है जय सिंह रावत जी, अगर हम कांग्रेस के टाइम की बात की जाए, राज्य मंत्रियों की, और अब की बात की जाए, जो कहा जा रहा है कि महंगाई के साथ उनका जो मानदेय है वो बढ़ा दिया गया है, कितना सही आपको लगता है? ऐसा है कि एक नरेंद्र सिंह नेगी जी का एक गीत आया था, लाल बत्तियों का डोला रे नौछमी नारायण आया था वो, और वो चुनाव में खूब चला था, बहुत चला था वो, और अभी भी बहुत पॉपुलर है जी। वो केवल लाल बत्तियों पर आया था, और उस समय जब 2007 में चुनाव हुए तो उसको नेगी जी ने खुद चुनावी सभाओं में गाया और खूब बजाया गया। इसके बावजूद भी वो चीजें खत्म नहीं हुई, जबकि उस समय लाल बत्ती वाले को 2,500 रुपए मिलता था, पेट्रोल वाले को 2,000 रुपया उसका महीने का मिलता था। अब आप जस्टिफाई कर रहे हैं। और सुन लीजिए, वाजपेयी जी के जमाने में क्या हुआ 2003 में कि यूपी में कल्याण सिंह जी ने 90-92 मंत्री बना दिए थे। वही नहीं है, मतलब सारा ये हो रहा था, लोगों राजनीतिक दल क्या करते थे कि बेतहासा मंत्री बना डालो सबको खुश करने के लिए, वही यूपी में हुआ। तो वाजपेयी जी के जमाने में 2003 में 91वां संशोधन आया, उसमें ये आया कि भाई 15% से ज्यादा जो संख्या है उससे ज्यादा मंत्री नहीं बनने चाहिए। छोटे राज्य थे हमारे जैसे उत्तराखंड है और है नॉर्थ ईस्ट के, उनके लिए कहा गया था कि इनको 12 से कम भी नहीं है, ज्यादा भी मंत्री नहीं होने चाहिए। वो इसलिए हुआ था कि ताकि सीमित संसाधन है ये लाल बत्ती पर या इन पर या मंत्रियों पर ज्यादा खर्च न हो। उसके लिए बैकडोर आपने एंट्री कर दी, लाल बत्ती वाले शुरू कर दिए। लाल बत्ती शुरू कर दिए मतलब उनको मंत्री का दर्जा है और सारी चीजें आप उनको दे रहे हैं। पहले तो 10-12 ही नहीं, मतलब जब 12 की सीमा है उत्तराखंड की, इनको सैकड़ों की संख्या, चाहे कांग्रेस ने दिया बीजेपी ने किसी ने दिया, सैकड़ों की संख्या में वो दे रहे हैं। अच्छा, दूसरा, एक तो वो जो संविधान संशोधन की भावना के विपरीत है, ये बैकडोर एंट्री है सत्ता की, चोर दरवाजे से सत्ता में आ रहे हैं। दूसरी बात, आप जो इनको जस्टिफाई कर रहे हैं साहब, तब वेतन क्या होता है, इनका स्पेशलाइजेशन क्या है। आज अगर शिक्षा विभाग में या आपके मेडिकल विभाग में या कृषि विभाग, किसी भी विभाग में जो दायित्वधारी से पूछे कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपका स्पेशलाइजेशन क्या है, स्टेट को क्या मिलेगा, आप पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च हो रहा है, उनको क्या मिल रहा है स्टेट को। ये आपका राजनीतिक चरित्र है उत्तराखंड का। बड़े दुर्भाग्य की बात, आप सुन लीजिए जी। इस उत्तराखंड में जो कर्ज का बोझ 1 लाख करोड़ होने वाला है, आप समझ रहे हैं। और वेतन देने के लिए आप पूरे देश में जो जीडीपी का जो वेतन परसेंटेज है 22% होता है, हमारे यहाँ 32 है। कुछ दिन पहले एक मीटिंग हुई थी, क्या कहते हैं, एसीएस ने ली थी कि भाई हमारे यहाँ कितना राजस्व, हमारा आपको पता बजट कितने का है, 77,000 करोड़ का है जी। वो जब पूरा नहीं हुआ तो 11,000 करोड़ और सप्लीमेंट्री बजट उसमें शामिल कर दिया। 77 + 11
जोड़ो कितना हुआ। 88। और हमारा रेवेन्यू अभी अभी 5-6 दिन भी नहीं हुए, ठीक वो है। रेवेन्यू कलेक्शन है हमारा 16,436 करोड़ का, और कुल लक्ष्य है हमारा 24,745 करोड़ का। इतना हमारी इनकम है, इतने हमारे खर्च हैं, उसके ऊपर भी आप लुटाए जा रहे। चलो सब हम सत्ता में आ गए, मिल बैठ के ठीक। चूस लो, ठीक। उड़ा लो, बिछा लो। ये सारे, मैं केवल एक पार्टी का नहीं कह रहा हूं, जी मैं इस स्टेट के राजनीतिक चरित्र की मैं बात कर रहा हूं। जी। ये स्थितियां हैं, चाहे राज्य लूट जाए, बैठ जाए, लेकिन चलो सत्ता का है, मजा ले लो भाई, कल ठीक है। तुमने हमारे लिए वोट मांग लेना। ठीक है। ये स्थितियां हैं। चर्चा में आगे भी आएंगे, लेकिन यहाँ पर एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि जो दायित्वधारी बने हैं उनके मानदेय में वृद्धि की गई है, लेकिन अब उस पर सियासत हो गई है। आखिर ये सियासत कितनी सही, कितनी गलत, ये आगे हम चर्चा करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। लगातार चर्चा चल रही है अभी ओपनिंग कमेंट्स में, और ओपनिंग कमेंट्स में बहुत सारी ऐसी बातें निकल कर आई, चाहे कांग्रेस है चाहे भारतीय जनता पार्टी। दायित्व सभी के समय पर दिए गए, लेकिन जो मानदेय में बढ़ोतरी की गई है उस पर सवाल है। पिरसाली जी, यहाँ पर जब भी आप लोग कुछ काम करते हैं उसका जस्टिफिकेशन आप लोग देते हैं कि ऐसा कांग्रेस के टाइम पे हुआ था, हमने इसलिए करा, हमने बेहतरी करी। आप पर सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि जब कर्मचारियों की तनख्वाह देने के पास आपके पैसे नहीं है, आप लोग केंद्र से अतिरिक्त मदद मांगते हैं, तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं, क्योंकि लोक सेवक का दर्जा दिया जाता है, तो जनता की सेवा करने के लिए थोड़ा कट डाउन किया जा सकता है, इतना कोई बहुत गुरेज नहीं कर सकते? देखिए दिव्य दर्शन जी, आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा कि टैक्सी के 20,000 रुपये बढ़ाए हैं और हमारे पास दायित्वधारी कितने हैं? 21। अगर 21 को 20,000 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो महीने का होता है 4,20,000 रुपये। और वो भी टैक्सी वाला, मैंने कहा कि टैक्सी वाला यही का होगा, कहीं इधर उधर से तो आएगा नहीं। अगर वो 4 लाख रुपए किसी टैक्सी वाले के घर में चले जाते हैं, कुछ लोगों का 20-21 परिवार पल जाते हैं, तो उसमें राजनीति की क्या बात है? ये गणित है इनका, विपक्ष का। ये ऐसा गणित लगाते हैं। और जो 3,56,000 करोड़ का अभी इन्वेस्टमेंट समिट यहाँ पर हुआ था, जो एमओयू साइन हुए हैं, और सरकार ने 15 तारीख तक 44,000 करोड़ धरातल पर उतारने का लक्ष्य रखा है, मुख्यमंत्री जी रिव्यू कर रहे हैं, अधिकारियों को कमान सौंपी गई है, उसका जिक्र कहीं नहीं आएगा। उस पर कोई प्रोत्साहन कोई नहीं मिलेगा सरकार को, कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ 4 लाख रुपए जो टैक्सी लेते हैं, उनकी गाड़ी का हिसाब किताब लगाया जाता है, तो पेट्रोल के लिए भी पैसे कम पड़ जाते हैं। अगर उसमें 20,000 रुपए बढ़ाए जाते हैं 4 लाख रुपए के लिए, इतनी बड़ी राजनीति मैं समझता हूँ कि लेकिन पिरसाली जी, सिर्फ गाड़ी नहीं है, उसमें आपका कार्यालय भत्ता भी है। अगर आपके पास कार्यालय नहीं है, आपका 45,000 आपका मानदेय है, आपकी तनख्वाह है, उसके अलावा भी एयर टिकट, फेयर और रहने का, खाने का, हर चीज जोड़ी हुई। मैंने पूरा कर लिया, पूरा पैकेज आपकी स्क्रीन पर आ रहा था, मैंने देखा, और किस टाइम पर कितने दायित्वधारी बने वो भी स्क्रीन पर आ रहा है, मैं उसमें नहीं जाना चाह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि एक दायित्वधारी का मतलब उसका दायित्व है, नाम ही दायित्वधारी है उसका, और एक डिपार्टमेंट पर लगाया जाता है एक व्यक्ति सरकार के कामों की मॉनिटरिंग के लिए। मॉनिटरिंग में बिना हथियारों की नहीं होगा, उसको एक स्टाफ भी चाहिए। ऑफिस में एक कोई जाएगा तो उसको चाय पिलाने वाला भी चाहिए, तो 2 ही तो स्टाफ दिए गए। अगर वो स्टाफ भी नहीं होगा तो आदमी क्या करेगा? कोई भी, आप यहाँ पर बैठे हैं, आपको अगर स्क्रिप्ट राइटर नहीं मिलेगा, आपको कैमरामैन नहीं मिलेगा, आपको स्विचर नहीं मिलेगा, तो आप क्या काम कर लेंगे? बुलेटिन निकाल लेंगे? कौन लगाएगा लेपल माइक? कौन एडजस्ट करेगा? तो ये एक प्रकार की प्रक्रिया को समझना होता है। जो व्यक्ति नहीं समझता उस पर राजनीति करता है, जो पार्टियां नहीं समझ रही वो राजनीति कर रही है। अब आप देख लीजिए, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता महोदय यहाँ पर कह रहे थे 500 लोगों को दिया गया, 500 लोगों को, हजारों लोगों को एडजस्ट किया, कहीं पर प्राइवेट आर्मी बना ली, कहीं पर कुछ बना लिया। यही यहाँ पर भी हुआ। लेकिन हमारी सरकार ने 2 साल में, आप देख रहे हैं, 10
एक बार निकाले, 11 एक बार निकाले, जहां जरूरत है, क्योंकि सरकार अब विकास की ओर बढ़ रही है, प्लानिंग फेज चला गया, अब इंप्लीमेंट होना ठीक है, है। और जब इंप्लीमेंट होना तो ग्राउंड पर लोग चाहिए, सरकार की नीतियों को पहुंचाना है, जी। तो उसमें कोई 4 लाख रुपए के लिए आप करें, यहाँ पर सियासी रण हो जाए और 3,56,000 करोड़ का जो एमओयू यहाँ पर आया उस पर कुछ ना हो, ये ठीक। कहाँ की राजनीति है, कहाँ शांति की प्रसाद समझदारी भट्ट है? जी, ठीक है, डीके पाल जाऊंगी मैं आपके पास। शांति प्रसाद भट्ट जी, यहाँ पर कंपैरिजन बहुत होता है, आपने इस टाइम पे ये हुआ, हमने ये करा, अगर आप कुछ गलत करेंगे तो हम उससे बढ़कर गलत करेंगे, या कंपटीशन एक छिड़ गया है, कांग्रेस और बीजेपी कौन बेहतर कर सकती है, आपको क्या लगता है? बहुत सही सवाल किया आपने दिव्या। इस राज्य का यही तो दुर्भाग्य है कि हमने ज़्यादा चोरी करी कि तुमने ज़्यादा चोरी करी, तुम ज़्यादा सुविधा भोगी हो कि हम ज़्यादा सुविधा भोगी है। उत्तराखंड के मूल दर्द पे कोई बोलने को तैयार नहीं है राष्ट्रीय पार्टी, और जनता इसके खामियाजा भुगत रही है। इन लोकतंत्र में 76-77 साल के बाद यदि विकास के नाम पे 5 किलो राशन पर वोट अगर कोई मांगेगा तो सोच लीजिए लोकतंत्र किस ओर जा रहा है। सवाल यहाँ इस बात का नहीं है कि उत्तराखंड में दायित्वदारियों को पैसा दिया जा रहा है और उसका विरोध है, हमें खुशी है, आप उन्हें और दुगना दो, पर जब आप कर्मचारियों को नियुक्ति देने से ये कहकर मना करो कि राज्य की स्थिति ठीक नहीं है, डीए देने, जो अक्टूबर में कर्मचारियों को डीए मिल जाना चाहिए था, ठीक है, दिवाली निकल गई, कर्मचारियों का डीए उनका हक है, केंद्र ने रिलीज कर दिया, आप नहीं कर रहे हो, कह रहे हो कि राज्य के पास वित्तीय संकट है। ऐसी स्थिति में क्या एक गार्जियन से सवाल ना किया जाए, जब खाने को घर में नहीं है तो ये काय को घी लेके, कर्जा लेके घी पिया जा रहा है, और क्यों अपने लोगों पे बांटा जा रहा है? आप तो सेवा भाव में आए हैं, आप दायित्व दो ना। ये तो चना और पैदल चलने वाली पार्टी है, ये इस पार्टी को कब से हवाई जहाज का शौक लग गया, इस पार्टी को कब से गाड़ियों में घूमने का शौक लग गया? कहने का मतलब है, कहने का मतलब है कि हमारा विरोध नहीं है, हम वो तर्क कर रहे हैं कि राज्य के आमदनी के जो संसाधन थे, खनन भार वाले, स्वरोजगार भार वाले, आमदनी हमारी बढ़ नहीं रही, तो ऐसी स्थिति में राज्य के वित्तीय, हर वर्ष में वित्तीय संकट आता जा रहा है, हम केंद्र से लोन ले रहे हैं, विश्व बैंक से लोन ले रहे हैं, तब तो हम तनख्वाहें बांट रहे हैं। ऐसी स्थिति में तो भाई हम ये कहेंगे, अगर दायित्वधारी को अगर आप दे रहे हो तो भाई वो जो संविदा कर्मचारी हैं 45,000, उन्हें रेगुलर कर दो, ठीक है, शीश वो पाल तो जी। कर्मचारी ढांचा है। मगर भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है, अंधा बांटे रेवड़ी अपने अपने को दे, यहां तक भाजपा के बुरे हाल हो गए कि एक भाजपा का विधायक बोल रहा है, यार हमसे बढ़िया इनके नाम के आगे दर्जादारी तो लग गया मंत्री का, हमारी तो ये स्थिति है, 3 बार जीत गए, ना तो दर्जादारी है ना विधायक लायक है, क्षेत्र में जाते हैं तो बिना काम के परेशान है, और वैसे हमको लोग विधायक कहते हैं, हालात अंदर इतने खराब है जी, कि हमारी स्थिति बुरी है। ठीक है। ये जो भाजपा के अंदर भाजपा के ही नेता सवाल खड़े कर रहे हैं, ये बताने के लिए काफी है कि आप लोकसभा चुनाव को देखते हुए ये जो 21 दिहाड़ी के मजदूर तैयार किए हैं सरकारी पैसे से, अब वो लोकसभा में बिल्कुल निराधार बात है, घूमेंगे, भट्ट और जी, ये आपकी बात से सहमत ये नहीं है। बहुत गलत है। आपकी ठीक बात है, से मैं ठीक है, सहमत नहीं है। मानसिकता से एक मिनट, उत्तराखंड की 3 महीने हैं, आर्थिकी का तो क्या नुकसान 10,000, है। 30,000 मैं रुपए चुनाव पूछ लड़े रहा कोई? हूँ, ये आपने कुछ नहीं। जो 21 दिहाड़ी ये के कुछ भी मजदूर नहीं बनाए है। हैं, ये कुछ भी लोकसभा नहीं के है। लिए बनाए ये हैं, आपकी ठीक नजर है, और में अगर है। एक आपको मिनट, वाकई आराम से, उत्तराखंड से शीश प्यार है नहीं। तो आप ये बताइए, बिल्कुल आपकी सरकार को 2 साल मैं हो गए, कह रहा हूं कि आप आपने समझ नहीं है। एक मिनट सर, एक मिनट सर, और उत्तराखंड गैस में मेरे पास दायित्वधारी ठीक है, उत्तराखंड को आप ठीक समझ है, नहीं एक पाते। मिनट, आरोप प्रत्यारोप, विकास विरोधी लोग आपने हैं। पहले सवाल के दायित्वधारी जवाब में क्यों नहीं सवाल नहीं, बनाए? अगर एक नहीं मिनट, बनाए तो आप क्यों नहीं बताइए। बनाए, आप बनाए तो क्यों और बनाए, अब आपका क्यों? सवाल है। अगर लोकसभा बनाए से तो क्यों पहले बनाए, क्यों? नहीं बनाए तो क्यों बनाए, उसके लोकसभा अलावा आगे से बढ़ो, पहले ठीक आगे है, बढ़ने का समय आ गया है। प्लीज, प्लीज, उत्तराखंड आगे बढ़ चुका है, क्यों? 3,56,000 करोड़ हाँ, का ठीक है, एमओयू ठीक है। पास हो चुका है यहाँ पर। ठीक है सर, ठीक है सर, आप आप लाख प्लीज छप्पन हजार शांति, करोड़ एक के मिनट, MOU यहाँ पर शांति प्रसाद आए भट्ट जी, नवीन हैं। प्रसाद हैं। और भी गेस्ट हैं, मैं आपको उनके पता पास होना चले चाहिए, आती हूँ, उनका उत्तराखंड जानना विकास जरूरी की ओर बढ़ चुका है। शीशपाल आज सिंह विकास बिस्जी, विरोधी ना बने। आपके पास मेरे हाथ जोड़ के निवेदन है आपसे कि शीशपाल आप सिंह विकास बिस्जी, विरोधी ना बने। कांग्रेस के साथ कृपया समस्या विकास ये विरोधी ना बने। है कि जब आप कांग्रेस राज्य को से सवाल विरोधी ना उठाती है बने, तो भाभी। उल्टा कांग्रेस विकास की पर तरफ सवाल चलिए। उठते हैं। आप लोगों के समय भी लाल बत्तियों का आरोप लगा था, क्या आप लोक सेवक नहीं थे? क्या आपके पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, नेता थे, वो लोक सेवक नहीं थे? फिर लाल बत्तियों का क्या शौक रहा कि लाल बत्ती के उस मोह में कई लोगों को लाल बत्तियां बांटी गई, और अब लाल बत्तियां नहीं है और अगर मानदेय बढ़ रहा है तो फिर परेशानी हो रही है।
शीशपाल जी से संपर्क टूट गया है। डीके पाल जी, कांग्रेस गायब हो चुकी है। आप जिस तरीके से कह रहे थे वो टेक्निकल ग्लिच है सर, माफी चाहूंगी। एक मिनट, डीके पाल जी, आप लोग हमेशा दिल्ली का एग्जाम्पल देते हैं, पंजाब का एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है, आप लोगों की सरकारें हैं, पर यही पॉलिसी आप लोग कभी क्यों यहाँ पर नहीं लेकर आ पाए, या यहाँ की सरकारों को क्यों नहीं आप दे पाए कि आप ऐसा कीजिए तो शायद बेहतर हो जाएगा यहाँ के प्रदेश के वासियों के लिए? एक बार नहीं 100 बार 100 बार तेरे दर पे आए हैं, लेकिन तुमने स्वीकार नहीं किया। कैसे करें हम बात, कैसे लड़े इनसे? हम विधानसभा में नहीं है, कांग्रेस विधानसभा में है। वो वॉकआउट करती है राज्य की विषयों पर डिबेट करने की बजाय, राज्य के विषयों पर खड़े होकर के इनके सीने में जो है ना ये 56 इंच सीने को छोटा करने की बजाय ये बाहर आ जाते हैं। हमारा कहना साफ है बिल्कुल। अभी हमारे बड़े भाई कह रहे थे 500 बना दिए। दिल्ली में तो पहली बात अधिकार नहीं है, संवैधानिक की प्रक्रिया ही नहीं, व्यवस्था ही नहीं है कि हम दिल्ली के मैं बता रहा हूँ आपको कुछ नहीं पता, आपको ज्यादा पता है तो आप वापस आ जाइए। आपको कुछ नहीं पता, आज भारतीय जनता पार्टी में आप हैं, आप उसकी चीजों को, लेकिन डीके पाल जी आज ऐसे कैसे हो गया? इंडिया गठबंधन का आप हिस्सा है, कांग्रेस पर सवाल उठा रहे कि वो वॉकआउट राज्य कर के लेते विषय पर जान दे देंगे, ऐसी तैसी ईट से ईट बजा देंगे सरकारों की। क्या होती है ये? इंडिया गठबंधन अपनी जगह होगा जहां पर होगा, लेकिन अगर उत्तराखंड के विषय पर उत्तराखंड की अस्मिता को लूटने का काम किया जाएगा, आम आदमी पार्टी चुप बैठने वाली नहीं है। ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ आपके टीवी चैनल के माध्यम से, मैं समझना चाहता हूँ। हमने कहा आप बढ़ाइए ना, कौन मना कर रहा है? राज्य जो जितने भी दायित्वधारी हैं, भाई ये भी तो कर दीजिए ना जो पंजाब में किया है। एक बार पेंशन मिलेगी, एक बार। क्यों? अरे भाई ये देखे आदरणीय बहुत सीनियर जर्नलिस्ट आपके सामने आंकड़े रख रहे हैं। 16,000 करोड़ रुपए की इनकम है हमारी, 88,000 करोड़ रुपए का खर्चा है हमारा, जिसको हम बजट के रूप में कहते हैं। हमारी अर्निंग 16,000 करोड़। क्या उत्तराखंड के अंदर संसाधन नहीं है? जल नहीं है, जमीन नहीं है? क्या किसके लिए है वो? हम 12% पर, जो 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा कमाने का काम करती है टीवी बांध योजना, हम केवल 12% पर वहां पर खड़े हुए हैं। ये देखिए ना सरकारों की नीति, वहां भी तो आप मजबूत करिए ना सिस्टम को। हम रोजगार कैसे देंगे? हम रोजगार देंगे नहीं, हम उपनल के कर्मचारियों को व्यवस्थित करेंगे नहीं, परमानेंट करेंगे नहीं, और बात करेंगे बड़ी बड़ी। ऐसे करने से काम नहीं चलेगा। सरकार को तरीके से राज्य के हर विषय पर नीतियां बनानी पड़ेगी। हम तो सुझाव दे रहे हैं, लेकिन कर कहा रही है भाई। आपने कहा कुछ दिन पहले, देखिए इन्होंने कहा 1 साल पहले ये बार बार कैबिनेट की बैठक लेकर के आते हैं, उसमें निर्णय ले आते हैं। एक भी निर्णय उसका जो है ना धरातल पे होता नहीं है। इन्होंने कहा समय की थोड़ी हम जल पर छोटी जल विद्युत परियोजना बनाएंगे, लगाएंगे। कहाँ बनाई भाई? अगर आप मेरा सवाल नहीं सुन पाए थे तो एक बार मैं फिर दोहराऊंगा। सर सर प्लीज आप लोग शांत हो जाइए, एक मिनट। बाकी गैस भी उनका, कांग्रेस का तो पक्ष सुन लीजिए सर। जिनको आप बोल रहे थे वो वॉकआउट कर जाती है और वो पक्ष नहीं रख पाती, आपने अपना पक्ष रखा, उनको भी मौका दे दीजिए। शीशपाल बिष्ट जी, अगर आपने मेरा सवाल नहीं सुना था, मैं एक बार फिर दोहराना चाहूंगी कि आप लोग आरोप लगाते हैं, आप लोग आरोप लगाते हैं मानदेय बढ़ाने का, लेकिन आप लोगों पे भी आरोप लगे लाल बत्ती बांटने का। बहुत लोग थे जिन्हें लाल बत्ती आप लोगों ने बांटी, उसके बाद वो सिस्टम हालांकि चला गया, लेकिन उस पर क्या कहेंगे? तो आप दोनों कम नहीं है इसका मतलब? देखिए दिव्य दर्शनी जी, मैंने पहले ही जैसे ही कहा कि दायित्व जहां देने जरूरी है वहां देने चाहिए, क्योंकि इससे विभागों के कामकाज को सुचारू रूप से चलाने में आसानी होती है और जनता को भी सुविधा होती है। क्योंकि जो लोग मंत्रियों को नहीं खोज पाते, जो बड़े अधिकारियों के दरवाजे पे नहीं जाते, वो दायित्वधारी से मिलकर कम से कम अपनी समस्या का समाधान कर लेते हैं। लेकिन जिस तरीके से बेतहाशा सरकारी खजाना जो है दायित्वधारियों पर भाजपा की सरकार लुटा रही है, उसे किसी भी तरह से जो है सही नहीं ठहराया जा सकता। और आपको याद होगा पिछले साल ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा था कि हम फिजूल खर्ची रोकेंगे, जितने भी सरकारी बड़े आयोजन है वो अब सरकारी भवन में होंगे, मुख्यमंत्री आवास में होंगे। उसके बाद आपने देखा कि स्वास्थ्य विभाग की वर्कशॉप 5 स्टार होटल में होती है, तमाम सरकारी आयोजन 5 स्टार होटल में हो रहे। कहाँ हो रही फिजूल खर्ची? मंत्री रात दिन जो है एक छोटा सा सवाल मेरा ये है, लाल बत्ती क्या पर्सनल धन से थी, सरकारी धन से थी? देखिए दिव्य दर्शनी जी, मैंने कहा ना कि जहां पर दायित्वधारी बनाने आवश्यक हैं, विभागों को कामकाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए सेवा के भाव से भी जो है लाल बत्तियां दी जा सकती है। मैंने आपको कहा ना एनडी तिवारी जी की सरकार में 3,000 रुपए जो है अनुमन्य राशि दी जाती है, तो उसमें दिक्कत क्या है? अगर यहाँ पर कहीं बहुत जरूरी है,
अगर आप ये कहेंगे लाल बत्ती दी नहीं जानी चाहिए, वो तो संवैधानिक व्यवस्था है उसकी। जैसे जय सिंह रावत जी कह रहे थे कि भाई उसकी एक सीमित सीमा होनी चाहिए, और अभी तो भारतीय जनता पार्टी का पिटारा खुला है। अभी तो आप देखिए महंगाई बढ़ गई है ना सर, कहां पर है जाकर पहले के। से ज्यादा तो महंगाई आप ही लोग कहते हैं बढ़ आप गई ये है। मत देखिए, इनकी 21 की संख्या को नहीं देखिए, ये तो गिनती की शुरुआत है अभी। अभी तो ये रोड पे गाड़ी आई है, अभी तो जब ये हाईवे पे दौड़ेगी ना फर्राटा मार करके, तो ये कितने किलोमीटर पे रुकेगी, कितनी संख्या पे रुकेगी, तब आप इस पर बात करना दिव्य दर्शनी जी। ठीक है। तो भारतीय जनता पार्टी का जो चाल चरित्र चेहरा है, कथनी करनी का अंतर है, वो तो बार बार नजर आता है। क्योंकि आप बताइए, सवाल इसलिए मुख्यमंत्री शिषपाल फिजूल जी खर्ची समझना की हमारे बात लिए भी करते बहुत हैं। जरूरी हो जाता है ना कि आरोपों का तथ्य क्या है, आरोपों के पीछे की रीजन क्या है, हमें भी समझना और जनता को भी समझना चाहिए कि आरोप, क्योंकि दोनों के समय का कार्यकाल देखा है सबने, अब उसमें फर्क क्या, आपने क्या सही किया, इन्होंने क्या गलत किया, या आपने क्या गलत किया, इन्होंने क्या सही किया, इसका डिफरेंस करना बहुत जरूरी है, इसलिए ये सवाल होते हैं। जय सिंह रावत जी, आपने बहुत सारे जी देखिए दिव्य दर्शन जी, मैं कह रहा हूं, एक और तो आप देखिए कोरोना वॉरियर्स को जो है सेवा से निकाल रहे हैं, जो कठिन समय में उन्होंने हम सबकी जो सेवा की है, प्रदेश की सेवा की, कठिन समय में वो लोग सेवा में रखेंगे। आप कह रहे हैं हमारे पास ये पैसा नहीं है, तो आप जो है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता रात दिन अपनी वेतन वृद्धि की आप मांग बातों को करेंगे, घुमा रहे अपने हैं। लिए आपसे पूछा गया था सवाल आप सीधे उनको तौर जो पर, है क्या आपके वार्ता समय के में लिए लाल बुलाए बत्ती नहीं, आप फ्री उनकी बटी बातें थी सुनी रही या कोई हर मानदेय दिया विभाग जाता में, था? ठीक है, चाहे ठीक वो है। उपनल हरीश के रावत जी कर्मचारी की जो भी सरकार हमारी संविदा पे सरकार लगे से हैं, पहले थी। अन्य सोर्सों 250 लाल बत्तियां वो बांटी बेचारे गई थी। रात दिन ठीक जो है, है ठीक है, दायित्व ठीक है, भारी वेतन ठीक की है, मांग कर ठीक रहे है, हैं, फिर माननीय एक आयोग के दूसरे का निर्देश के बाद कार्यकाल भी मत गिनाइए उनको सर, एक समाज दूसरे में का भाई तो कार्यकाल। बोलो बात कहाँ है नाम कि रखेंगे। कंपेयर तो कहीं तो और होगा ना। ठीक है, शिषपाल जी। कंपेयर तो होगा कहीं। जय सिंह आप रावत जी। आफत आ गई। लुटा रहे भाई, ठीक ये है। लूट की छूट तो प्रदेश की जनता ने इनको नहीं दी ना। ठीक है जय सिंह रावत जी, हेलो। आपने जो आंकड़े रखे हैं, आप मुझे सुन पा रहे हैं जय सिंह रावत जी? अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, जो आंकड़े आपने रखे और आपने जो एक्सपेंडिचर, हमारे जितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं उसमें सबसे बड़ा हिस्सा हमारे ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। तो वो ब्यूरोक्रेट्स कहाँ आते हैं जब हम बात करते हैं इतना डेफिसिट हो गया साहब, यहाँ कट आउट कर सकते हैं, यहाँ पर कटौती हो सकती है, आप रुक जाइए, इस तरीके की पॉलिसीज गाइडेंस तो ब्यूरोक्रेसी की तरफ से दी जाती है ना सर? माफ कीजिएगा सर, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। हाँ जी। वित्तीय अनुशासन। हेलो। जी जी हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर, अपनी बात पूरी करें। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जो फाइनेंशियल हैंडबुक होती है, जी वित्तीय अनुशासन होता है, लेकिन जब राजनीतिक नेतृत्व को अपने बहुत सारा जो अपने राजनीतिक कर्म करने होते हैं, तो वित्तीय जो हैंडबुक के जो नॉर्म्स होते हैं वो सब गड़बड़ा जाते हैं, सबको करना पड़ता है। जैसे दो चीज मैं बता रहा हूँ। जी जो आपका साल भर का आपको सरकारों को क्या करना है उसका लेखा जोखा बजट में आता है, ठीक है ना? उसके बजट के बाद भी फिर घोषणाएं होती हैं, मंत्री करते हैं, मुख्यमंत्री करते हैं। मैं केवल आज की बात नहीं करता हूँ, जो हमेशा होता आया है, तो उसके लिए अलग से करना पड़ता है। ये सारी जो आपने कहा ना, तो उसमें नौकर खास क्या करेगा उसके बाद, जब उसका पॉलिटिकल बॉस को उनको बस अपने राजनीतिक वो हित देखने होते हैं। उनकी खास बात यह है कि अभी जो बात आ रही है सब हम 21 तक है, ठीक है, 21 बहुत ज्यादा नहीं है, चलो इनका तर्क भी ठीक है भाई, 21 है, कांग्रेस ने तो 300 किए थे, लेकिन क्या गारंटी है वो 21 से आगे नहीं बढ़ाएंगे? दूसरी बात यह है कि वो 21 का क्वालिफिकेशन क्या है, जिस विभाग से उनको सलाहकार रखा गया है, उनका योगदान क्या है उस विभाग के लिए। तो दूसरी बात यह है कि जब वाजपेयी जी के जमाने में जब वो तय हो चुका ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, सत्ता के दरवाजे गलियारे में घुसने का चोर दरवाजा है ये संविधान का 91वां जो संशोधन है, जब कह दिया कि मंत्रिमंडल का साइज बिल्कुल छोटा होगा, क्योंकि उससे फिजूल खर्ची बढ़ती है और स्टेट पर या जनता के या स्टेट एक्सचेकर पर असर पड़ता है, तो फिर ये लाल बत्तियों क्या मतलब है? आप उनको मंत्री स्तर का दर्जा क्यों देते हैं? इसका मतलब आप संविधान के साथ धोखा कर रहे हैं। आप समझे, जब साफ बात होगी कि मंत्री इससे ज्यादा नहीं बढ़ेंगे किसी प्रदेश में, तो आप ये इस दरवाजे से क्यों इनको बना रहे हैं? क्योंकि इनका क्या योगदान है? दूसरी बात यह है कि इस प्रदेश की जो नाजुक स्थिति है, मैंने आपको बता दिया क्या है। 77,000 करोड़ का बजट में काम नहीं चला, फिर 11,000 करोड़ अनुपूरक आया, और परसों में मीटिंग की बताई क्या कितना राजस्व आया, 16,000 करोड़। इसका अभी आप देखो कितना
जो 77,000 करोड़ की बात की, ये पूरा नहीं हुआ तो इसमें 19,460 करोड़ कहा कि हम बोरोइंग करेंगे, कुछ भारत सरकार देगी, तब जाके 77,000 करोड़, उसमें पूरा नहीं हो पा रहा है। आपकी तनख्वाह देने के लिए आपके पास नहीं है, आपके पास। अब मैं कर रहा हूँ राजनीतिक चरित्र की बात कर रहा हूँ भैया, उत्तराखंड के, उसमें विधायक का तनख्वाह कितनी थी, उसके बच्चे कितने थे तो राज्य बना था, आज कितना है एक विधायक का? मतलब आप खुद मांगते हैं, खुद देते हैं, खुद डिमांड करते हैं, खुद विधानसभा पास कर लेते हैं हम, क्योंकि जनता, लोगों को पता है कि जनता वोट हमारे कर्मों के हिसाब से नहीं देगी, बिल्कुल हमारी परफॉर्मेंस के आधार पर नहीं देगी, हमारे धर्म के आधार पर देगी, हमारी जात के आधार पर वोट देगी, हमारे क्षेत्र के आधार पर वोट देगी। तो फिर क्या ईमानदारी बाहर में जाए, क्या करना उस ईमानदारी का? ठीक है, मैं शॉर्ट में फाइनल कमेंट लूंगी, उससे पहले पिरसाली जी आपके पास आऊंगी। हमने पिछले कुछ समय में विभागों की भी परफॉर्मेंस देखी है, कई विभाग ऐसे हैं जिन्होंने अब तक अपना बजट कुछ भी परसेंट, मतलब 1% तक खर्च नहीं किया है, और दूसरी जगह हम कहते हैं हमारे पर कर्ज बढ़ गया है, हम लोन ले रहे हैं। तो इतनी डिस्क्रिपेंसी क्यों है? विभागों को जो पैसा मिलता है, अगर आप नहीं यूज कर पा रहे हैं तो आप तनख्वाह दे दीजिए, कोई तो वे आउट निकालना चाहिए कि एटलीस्ट जो पैसा फंड है आपके पास उसको एलोकेट तो कर दीजिए, वो लैप्स हो जाएगा, उसके बाद आप कहेंगे कि हम यूज नहीं कर पाए। देखिए दिव्य सिंह जी, यही समस्या होती है जब बहुत सारे विभाग होते हैं जहां पर मॉनिटरिंग की आवश्यकता होती है, और ये दायित्वधारी वहीं पर फिट किए जाते हैं जिस विभाग में कमियां आती हैं, कमजोरी हो रही है, ताकि सरकार तक सीधे तौर पर वो रिपोर्ट जाए और सरकार उस पर एक्शन ले। तो कुछ और सिस्टम में ना फंसे, सीधे तौर पर प्रदेश का विकास हो, ये सरकार का लक्ष्य होता है, और इसीलिए दायित्वधारियों की आवश्यकता पड़ती है। और मैंने कहा कि हमारी जो सरकार की पॉलिसी है, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम परफॉर्मेंस के आधार पर हम चल रहे हैं। और आप जो भी चीजें यहाँ पर, आज सरकार अगर घाटे में है तो ये सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार घाटे में नहीं, सरकार शुरू से घाटे में चल रही है। लेकिन मैं आपको ये आश्वासन दे सकता हूं कि हमारी सरकार जो प्रयास कर रही है, चाहे वो इन्वेस्टर समिट के माध्यम से हो या इस प्रदेश की रेवेन्यू को बढ़ाने के हिसाब से हो, ये इस घाटे को हम जल्दी ही रिकवर करेंगे। और आप देखेंगे कि मुख्यमंत्री धामी जी के कार्यकाल में इसमें रोक लगेगी और जल्दी ही ये घटता जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा जिस रणनीति पर सरकार चल रही है, जिस हिसाब से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट सफल हुआ है और उसको धरातल पर उतारा जाएगा, तो हम इस डेफिसिट को भी नील करने में कामयाब रहेंगे। मैं फाइनल कमेंट की ओर बढ़ूंगी। शांति प्रसाद भट्ट जी, बहुत शॉर्ट में फाइनल कमेंट से। बस सिर्फ इतना ही कहेंगे कि नवोदित राज्य है, आर्थिक संकट में है, ऐसे स्थिति में फजूल खर्ची नहीं होनी चाहिए। लोकतंत्र में ये गलत और करप्ट प्रैक्टिस है, यदि इसको बढ़ावा देंगे तो राज्य आर्थिक संकट में आएगा, और इसके गंभीर परिणाम जनता को भुगतने पड़ेंगे। और जनता को भी देखना चाहिए कि हम कैसे सत्ताओं में कैसे लोगों को बैठा रहे हैं जो राज्य को लूटने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। जी, डीके पाल जी, बहुत शॉर्ट में फाइनल कमेंट। हर सरकार को जो सत्ता में है उसको अपने राज्य की आर्थिक स्थिति को अगर मजबूत करना है, हमारे संसाधनों पर नीति बननी चाहिए। हम ठीक है, जहां बांटे राज्य बनाने वाले राज्य आंदोलनकारियों को भी फिर बराबर हिस्सा दें, उनको भी दें, लेकिन सबसे जरूरी है कि राज्य के अंदर आर्थिक व्यवस्था मजबूत करनी है तो राज्य के संसाधनों पर, व्यवस्थाओं पर मजबूतीकरण हो, अर्निंग रिसोर्सेज खड़े हो, उन अर्निंग रिसोर्सेज से जनता को हम जो बचत होता है उसका लाभ दे। जैसे पंजाब ने हमें किया, 7,000 पूरे साल के बजट का 7,000 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा हमको प्रॉफिट हुआ, हमने उसको कई जगहों पर, जैसे हमने मोहल्ला क्लिनिक के अंदर 600 बनाए थे तो और 700 हमने अप्रूव कर दिए। तो एक बजट आप पैदा करिए, व्यवस्था पैदा करिए अर्निंग की, और उसके बाद में बांटिए, चाहे कोई भी दायित्वधारी हो चाहे कोई भी हो। शीशपाल बिष्ट जी, शॉर्ट में फाइनल कमेंट से। देवी दर्शनी जी, अभी एक रिपोर्ट आई कि 12 विभाग जो है, जो बजट उनका निर्धारित किया था उससे कई फीसदी हैं और खर्च नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? वो इसलिए नहीं कर पा रहे हैं, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को 45 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया, ये प्रावधान किया गया, लेकिन वो 0% उसने खर्च किया। दूसरा, आपने देखे राज्य का सबसे महत्वपूर्ण विभाग है आपदा प्रबंधन, 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा का उसका जो है बजट प्रावधान है, लेकिन उसे केवल 82 करोड़ रुपए जारी हुए, वही 82 करोड़ उसने खर्च कर दिए। तो इनकी ब्यूरोक्रेसी, इनकी सरकार जब राजस्व की प्राप्तियां नहीं कर पा रही है, राजस्व का प्रबंधन नहीं कर पा रही, तो बजट खर्च होगा कहां से, आप बताइए। तो इस मामले में ये फेल क्यों है? माननीय हाईकोर्ट का एक आदेश आया पिछले साल की प्रदेश की गलत जो है खनन नीति के कारण
2,500 करोड़ रुपए का राजस्व का नुकसान प्रदेश को हुआ। आप अगर खनन माफियाओं के हिसाब से नीति बनाएंगे, उनके हाथ में खेलेंगे, शराब माफियाओं के हिसाब से नीति बनाएंगे, उनके हाथ में खेलेंगे, तो राजस्व की प्राप्तियां कहां से होंगी? तो प्रदेश तो विकास में पिछड़ेगा ही ना। विभागों के बजट का प्रावधान तो ये कर देते हैं, लेकिन बजट उनको आवंटित करते नहीं, इसीलिए बजट जो है समय पे खर्च नहीं होता। फिर इनकी प्लानिंग की भी जो है और विजन की भी इनकी कमी है। इनके पास कोई रोड मैप नहीं है इस प्रदेश के विकास का। हवा में जो है सरकार चल रही है और अपने ही मंत्रियों पर मुख्यमंत्री का नियंत्रण नहीं है, ब्यूरोक्रेसी उनके नियंत्रण में नहीं है। मुख्यमंत्री एकला चलो की राह पर है। देखिए, विपक्ष की खींच अपनी जगह है। सरकार बहुत अच्छे वित्तीय प्रबंधन के साथ उत्तराखंड के विकास, उत्तराखंड की जनता के हित के लिए निर्णय ले रही है और सरकार जनता की है, जनहित में कार्य कर रही है। बिल्कुल। जय सिंह रावत जी, शॉर्ट में फाइनल कमेंट सर। हाँ, मैं ये कह रहा था कि जब तिवारी जी ने वो छोड़ा था तो उसमें 13,000 करोड़ का कर्ज था। वो जरूरी है, वो जब राज्य का गठन हुआ तो हमको विरासत में कर्ज भी मिला कर 5-6 हजार करोड़ का मिला, लेकिन तिवारी जी ने 13,000 करोड़ का कर्ज उस समय था और आज 1 लाख करोड़ का कर्ज होने का तो कैसा वित्तीय प्रबंधन है। और ये समझे हिमाचल में कितने मुख्यमंत्री आए थे, हमारे यहाँ कितने मुख्यमंत्री आए थे। वो दिक्कत ये है, हमारे राजनीतिक जो सिस्टम है, चरित्र है हमारा, वो गड़बड़ है। जब तक वो ठीक नहीं होगा तब तक ये प्रदेश की व्यवस्था नहीं सुधर सकती। बिल्कुल। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमने चर्चा की कि जो दायित्व बंटवारे हुए हैं उस पर सियासत अब शुरू हो गई, क्योंकि मानदेय में बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया गया है। 45,000 जो मानदेय है, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें जो है बढ़ाई गई हैं। अब इस पर सियासत हो गई है। एक और पक्ष इस पर अपना जो है तर्क रख रहा है, वहीं विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। ये राजनीति कब तक चलेगी और क्या 21 के बाद ये संख्या आगे बढ़ेगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल क्वेश्चन आवर में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का।